नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसलों का विश्लेषण लेकर आए हैं। ये फैसले सर्विस लॉ से लेकर क्रिमिनल लॉ तक के विषयों को कवर करते हैं और इनमें कानून के कई अहम सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। पहला केस, चेन स्नैचिंग। सबसे पहले बात करते हैं एक चेन स्नैचिंग से जुड़े क्रिमिनल केस की। केस का शीर्षक मनदीप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं जसबीर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन संख्या 297 और 298 वर्ष 2014। फैसले की तारीख 10 सितंबर 2025। जज साहब माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। यह मामला दिन दहाड़े हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना से संबंधित है। एक स्कूल टीचर जब पैदल अपने घर जा रही थीं, तब मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों में से एक ने उनकी सोने की चेन छीन ली और दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी की निशानदेही पर पंजाब के एक जौहरी से चेन का हिस्सा बरामद किया। निचली अदालतों ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 382 के तहत दोषी ठहराया। मामला हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए आया। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु। दोस्तों, यह केस सिर्फ एक आम अपराध का मामला नहीं है। इसमें कानून के कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। एक, आईपीसी की धारा 382 और 369 में अंतर। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धारा 382 तब लगती है जब चोरी करने के लिए पहले से ही चोट पहुंचाने या जान का खतरा पैदा करने की तैयारी की गई हो। इस मामले में ऐसी कोई तैयारी साबित नहीं हुई। यह एक साधारण चेन स्नैचिंग थी, इसलिए यह धारा 379 के तहत चोरी का अपराध बनता है, न कि 382 का। 2, होस्टाइल गवाह की गवाही का महत्व। इस केस में एक गवाह अपने बयान से मुकर गया, जिसे होस्टाइल विटनेस कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गवाह की पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। उसकी गवाही के उस हिस्से को माना जा सकता है जो दूसरे सबूतों से मेल खाता हो। 3, साझा इरादा कॉमन इंटेंशन। आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध करने वाले मुख्य आरोपी का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। इस मामले में एक आरोपी ने चेन छीनी और दूसरा मोटरसाइकिल चला रहा था। कोर्ट ने माना कि मोटरसाइकिल चलाने वाला भी साझा इरादे के तहत अपराध में बराबर का भागीदार था। चौथा सबूत, अधिनियम की धारा 27 रिकवरी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई तथ्य पुलिस को पहले से ही पता है तो आरोपी के बताने पर उसे डिस्कवरी या नई खोज नहीं माना जा सकता। लेकिन आरोपी की सूचना पर किसी ऐसे व्यक्ति का पता चलता है जिसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी, जैसे इस केस में जौहरी, तो यह एक मान्य सबूत है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी तो माना, लेकिन उनकी एजा को आईपीसी की धारा 382 से बदलकर धारा 379 में तब्दील कर दिया। कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा को घटाकर 18 महीने के कठोर कारावास में बदल दिया। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दूसरा केस, पटवारी पर रिश्वत का आरोप। अब चलते हैं हमारे दूसरे केस की तरफ, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा है और यह दिखाता है कि कैसे तकनीकी आधार पर केस का नतीजा बदल सकता है। केस का शीर्षक रामनाथ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 128 वर्ष 2012। फैसले की तारीख 10 सितंबर 2025। जज साहब माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। एक पटवारी पर आरोप था कि उसने विरासत का म्यूटेशन इंतकाल दर्ज करने और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए कागजात जारी करने के बदले में 600 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने पुलिस के साथ मिलकर एक ट्रैप लगाया और पटवारी को कथित तौर पर पैसे लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया। स्पेशल कोर्ट ने पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी ठहराकर 3 साल की सजा सुनाई। पटवारी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु। यह केस भ्रष्टाचार के मामलों में सबूतों के मूल्यांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1, रिश्वत के लिए मांग डिमांड का सबूत।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के केस में रिश्वत की मांग को साबित करना सबसे ज़रूरी है। सिर्फ पैसे की रिकवरी हो जाना ही किसी को दोषी ठहराने के लिए काफ़ी नहीं है। 2. काम का पेंडिंग न होना। इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि जिस काम के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था, यानी म्यूटेशन का इंतकाल, वह ट्रैप की तारीख से बहुत पहले ही हो चुका था। जब काम पहले ही पूरा हो चुका था, तो उसके लिए रिश्वत मांगने और देने का कोई कारण ही नहीं बनता। कोर्ट ने माना कि यह बात अभियोजन पक्ष की कहानी को बेहद अविश्वसनीय बनाती है। 3. पीसी एक्ट की धारा 20 का अनुमान, प्रिजम्पशन। निचली अदालत ने यह माना था कि आरोपी से पैसे मिलने पर कानून यह अनुमान लगाता है कि वह पैसा रिश्वत का ही है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यह अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष पहले रिश्वत की मांग को साबित कर दे। चूंकि इस केस में मांग ही साबित नहीं हो पाई, इसलिए यह अनुमान लागू नहीं होता। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष पटवारी के खिलाफ रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इस महत्वपूर्ण कमी के आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और पटवारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस तरह के कानूनी ज्ञान को और बढ़ाने के लिए लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। तीसरा केस, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर सवाल। हमारा तीसरा केस शिक्षण संस्थानों में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियमों के पालन से जुड़ा है। केस का शीर्षक, राहुल भारद्वाज बनाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी व अन्य। केस नंबर CWP संख्या 1823 वर्ष 2023। फैसले की तारीख 10 सितंबर 2025। जज साहब, माननीय न्यायमूर्ति संदीप शर्मा। याचिकाकर्ता ने एक यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एक अन्य उम्मीदवार, प्रतिवादी संख्या 2, की नियुक्ति को चुनौती दी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि यूनिवर्सिटी ने चयनित उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने के लिए टीचिंग अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 अंक और अवार्ड्स के 3 अंक गलत तरीके से दिए थे। दलील यह थी कि यह अनुभव उस समय का था जब उम्मीदवार के पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि एम.फाइल या NET नहीं थी। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु। यह फैसला UGC रेगुलेशंस और नियुक्ति प्रक्रियाओं को समझने के लिए बहुत अहम है। 1. अनुभव के लिए न्यूनतम योग्यता। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि टीचिंग अनुभव के अंक तभी दिए जा सकते हैं जब उम्मीदवार के पास उस अनुभव की अवधि के दौरान पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो। अगर आपने योग्यता बाद में हासिल की है, तो उससे पहले का अनुभव नहीं गिना जा सकता। 2. शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का महत्व। कोर्ट ने कहा कि जहां चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होना है, वहां इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को गलत अंक देकर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, तो उसकी पूरी चयन प्रक्रिया ही दूषित हो जाती है, भले ही उसने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन किया हो। 3. दस्तावेजों का सत्यापन, वेरिफिकेशन। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस तर्क को नहीं माना कि उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन किया था। कोर्ट ने कहा कि भर्ती करने वाली संस्था का यह कर्तव्य है कि वह उम्मीदवारों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की ठीक से जांच करे, खासकर तब जब उन पर गंभीर सवाल उठाए गए हों। हाई कोर्ट ने पाया कि चयनित उम्मीदवार को अनुभव के अंक गलत तरीके से दिए गए थे और बिना उन अंकों के वह इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाती। इस आधार पर कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया और यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वेटिंग लिस्ट में अगले उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाए। चौथा केस, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का नियमितीकरण। हमारा आज का आखिरी केस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों और सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ा है। केस का शीर्षक, अनुराधा ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य। केस नंबर CWPOA संख्या 3621 वर्ष 2019। फैसले की तारीख 10 सितंबर 2025। जज साहब, माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। याचिकाकर्ता एक मेडिकल ऑफिसर को साल 2012 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। सरकार की नीति के अनुसार 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन किया, लेकिन सरकार ने यह कहकर उनका दावा खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्ति सरकारी अनुबंध के तहत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत थी और उनका वेतन राज्य के बजट से नहीं दिया जाता था।
याचिकाकर्ता ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु। यह फैसला अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर है। एक, नियोक्ता का निर्धारण। कोर्ट ने कहा कि किसी नियुक्ति का स्वरूप इस बात से तय होता है कि विज्ञापन किसने दिया, चयन प्रक्रिया किसने अपनाई और नियुक्ति पत्र किसने जारी किया, न कि इस बात से कि वेतन किस फंड से आ रहा है। चूंकि नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई थी, इसलिए यह एक सरकारी अनुबंध था, भले ही वेतन एनआरएचएम फंड से दिया गया हो। 2, संविधान का अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता जैसे ही अन्य डॉक्टरों को सरकार ने नियमित कर दिया था। याचिकाकर्ता को नियमितीकरण से मना करना उनके साथ भेदभाव और समानता के अधिकार का उल्लंघन था। 3, अस्थायी नियुक्ति, एड हॉकिज्म की आलोचना। कोर्ट ने सरकार द्वारा स्थायी प्रकृति के काम के लिए सालों साल कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखने की प्रथा की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है और उसे कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। लगातार काम के लिए अस्थायी नियुक्ति शोषण के समान है। 4, एक तरफा अनुबंध में बदलाव। सरकार ने बाद में एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का पदनाम बदल दिया था। कोर्ट ने कहा कि मूल अनुबंध में बिना कर्मचारी की सहमति के एक तरफा बदलाव मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे को खारिज किया गया था। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 3 साल की सेवा पूरी करने की तारीख से सभी परिणामी लाभों कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स के साथ नियमित किया जाए। तो दोस्तों, यह थे आज के 4 महत्वपूर्ण फैसले। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।